डीमन स्लेयर सीरीज में अगर कोई बेस्ट आर्क है तो नो डाउट वो है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क, क्योंकि इसमें सारी की सारी बेस्ट फाइट होती है। इवन कई हाशिरा मर भी जाते हैं, जिनमें से तुम्हारे फेवरेट हाशिरा भी इंक्लूड है। बाकी मैं पूरे डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क को सिर्फ 4 या फिर 5 पार्ट में लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो शुरू करते हैं एक किमित्सु नो याइबा स्टोरी। तो जैसे कि तुम सबने डीमन स्लेयर सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि कैसे सारे के सारे हाशिरा, तांजीरो, इनोसुके और जेनेत्सु इन्फिनिटी कैसल में एंट्री लेते हैं, और आखिर क्यों जेनेत्सु सीरियस होता है ये सब हमें आगे पता चलेगा। अब हम तांजीरो को देखते हैं, जो कि नीचे गिरने के साथ ही साथ उस पर बहुत सारे डीमन हमला कर देते हैं, लेकिन तांजीरो अपने वाटर ब्रीदिंग से एक ही झटके में उनको मार देता है, और वाटर हाशिरा ग्यू भी उनकी मदद करता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पर ओबेनाई अपने सरपेंट ब्रीदिंग से कुछ डीमन को खत्म कर देता है, और मित्सुरी से पूछता है क्या तुम्हें चोट तो नहीं आई। मित्सुरी ब्लश करते हुए मना करती है। इसके बाद हम मोइचिरो और गियोमे को देखते हैं, जो कि इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे होते हैं। जिसके बाद मोइचिरो गियोमे से पूछता है यहाँ पर जितने भी डीमंस को हम मार रहे हैं वो लगभग एक लोअर मून जितना पावरफुल होगा। तो तुम लोग अब समझ लो कि तांजीरो अब कितना पावरफुल हो चुका है, क्योंकि जब उसने पहली बार किसी लोअर मून से फाइट की थी तो उसे कितनी मुश्किलें हुई थी, लेकिन अब देखो तांजीरो एक हाशिरा लेवल पर पहुंच चुका है। सो बैक टू द टॉपिक। अब मोइचिरो इमोशनल होकर कहता है मुझे आज भी याद है जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तब और कोई नहीं बल्कि मास्टर कागाए ने मेरी देखभाल की थी, और मेरे साथ ही नहीं बल्कि जितने भी डीमन स्लेयर क्रॉप के मेंबर है उन सबको मास्टर एक जैसा मानते हैं। जिसके बाद मोइचिरो रोते हुए गुस्से में कहता है मुजान किबुत्सुजी, तुमने मेरे मास्टर को नहीं बल्कि मेरे सेकंड फादर को मारा है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने पावरफुल हो, मैं तुम्हें नरक पहुंचा कर रहूंगा। और फिर हम सानेमी को देखते हैं, जो कि कहीं पर बैठा हुआ रो रहा होता है, और फिर गुस्से में कहता है मैं मास्टर को नहीं बचा पाया। और फिर उसके पीछे से कुछ डीमन सानेमी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सानेमी एक ही झटके में उनको खत्म कर देता है। और अब हम इनोसुके को देखते हैं, जो कि कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि वो कहाँ आ गया है, लेकिन वो बड़ा खुश भी होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डीमन जो होते हैं, क्योंकि इनोसुके अपने न्यू मूव सारे के सारे डीमन पर ट्राई करने वाला था। भाई ये बंदा अपनी अलग ही मजे में है। फिर हम जेनेत्सु को देखते हैं, जो कि कहीं पर जा रहा होता है, मानो जेनेत्सु को पहले से ही सब पता हो। और फिर जेनेत्सु कहता है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इसके बाद हम इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु को देखते हैं, जिसके पास ही के रूम से खून की बदबू आती है, और जब वो दरवाजा खोलता है तभी हमें दिखाई देता है अपर मून टू डोमा। और तभी शिनोबु को याद आता है कि जिस डीमन ने उसकी बहन को मारा था वो अपने सर में ताज रखता है और उसकी आंखें रेनबो कलर की है। और फिर शिनोबु समझ जाती है कि उसकी बहन को और कोई नहीं बल्कि अपर मून टू डोमा ने मारा था। जिसके बाद शिनोबु का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। और फिर से हम देखते हैं जेनेत्सु को, जो कि किसी रूम में एंटर करता है और फिर कहता है मैं जानता हूँ तुम यहीं पर हो, अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट बाहर आ जाओ। फिर सामने वाले गेट से एक डीमन बाहर आता है, ये कहते हुए कि अपने सीनियर से भला कोई ऐसे बात करता है। और ये डीमन और कोई नहीं बल्कि अपर मून 6 काएगाकू होता है, जो कि रिसेंटली डीमन बना है। और हाँ, इसको तुमने हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के एपिसोड 7 में देखा होगा, और इसी की वजह से गियोमे को जेल जाना पड़ा था। और अब काएगाकू कहता है तुम अभी भी पहले की तरह डरपोक हो जेनेत्सु। इस बात पर जेनेत्सु कहता है अब काएगाकू उसका सीनियर नहीं बल्कि उसका दुश्मन है। और दूसरी तरफ तांजीरो और ग्यू भाग रहे होते हैं, लेकिन ना जाने क्यों नीचे के फ्लोर बार बार खुल रहे थे और उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। और तभी एक कौवा आकर कहता है कोचो शिनोबु अपर मून टू डोमा से लड़ते हुए मारी गई। अब ये सुनकर तुम लोगों को झटका लगा होगा कि कैसे भाई, कहां से मारी गई, लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, ये सब हमें आगे की वीडियो में पता चलेगा। अब तांजीरो ये खबर सुनते ही अपने आप को रोने से रोकता है, और साथ ही साथ ये नोटिस करता है कि उन कौवे में कुछ पेपर लगे हुए हैं, जो कि ब्लड डीमन 8 होता है, और ये कौवे डीमन को दिखाई नहीं देता है। फिर हम डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहां पर केरिया उबुयाशिकी, जो कि कागाया उबुयाशिकी का बेटा होता है, जो कि सिर्फ 8 साल का होता है। और कागाया उबुयाशिकी के मरने के बाद केरिया उबुयाशिकी बन जाता है डीमन स्लेयर क्रॉप का हेड, और उसके साथ ही उसकी 2 बड़ी बहनें भी उसकी मदद करती है। भले ही क्यों ना उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है, लेकिन वो बिना इमोशनल हुए अपने काम पर फोकस करता है। बेसिकली ये इन कौवे की और डीमन आर्ट की मदद से पूरी इन्फिनिटी कैसल की एक रफ स्केच बनाती है, जिससे कि ये पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में हाशिरा है और किस डायरेक्शन में डीमन है। और ये लोग उन कौवों की मदद से नोटिफाई देते हैं, जैसे कि अभी शिनोबु की मौत। और फिर केरिया कहता है हमें अभी भी इन्फिनिटी कैसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ है ये नहीं पता चला, इसलिए वो सारे कौवों को ऑर्डर देता है कि वो नॉर्थ साइड की तरफ जाए
और मैपिंग करने में उसकी मदद करे। और फिर केरिया की बहन कहती है अभी सिर्फ 2 ही लोग अपर मून से लड़ रहे हैं, जो कि है कानाओ और जेनित्सु। और फिर हम देखते हैं काइगाकू और जेनित्सु का बैड एज फेस, जहाँ पर काइगाकू कहता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसलिए ये मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जेनित्सु तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो। जिस पर जेनित्सु बड़े बैड तरीके से कहता है मेरे सीनियर को सबसे कमजोर अपर मून बनकर बहुत खुशी मिल रही है ना। जिसके बाद ये सुनकर काइगाकू बड़ा ही कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है क्या वो यही जेनित्सु है जिसे मैं जानता था। और फिर काइगाकू हंसते हुए कहता है अब तुम पलटकर जवाब भी दे सकते हो। लेकिन जेनित्सु मजाक के मूड में नहीं था और फिर काइगाकू से पूछता है कि क्या वजह थी तुम्हें डीमन बनना पड़ा। क्या तुम्हें पता नहीं तुम जब डीमन स्लेयर बनते हो तब तुम सेल्फिश होने का हक खो देते हो। और फिर जेनित्सु चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम डीमन नहीं बनते तो आज ग्रैंडपा कभी भी आत्महत्या नहीं करते। फिर जेनित्सु कहता है उनकी मौत कितनी दर्दनाक थी तुम्हें अंदाजा भी है। मैं तुम्हें बता दूं फॉर्मर थंडर हाशिरा ने सुसाइड किया था बिकॉज उनके ही एक स्टूडेंट थंडर ब्रेथ यूजर ने डीमन बनना स्वीकार किया था। बेसिकली जापानीज में एक टर्म होता है सेप्पुकु, जिसमें आप सुसाइड करते हैं पेट में छुरा घोंककर फॉर सम रीजन। और यही चीज उन्होंने भी किया था क्योंकि उनका ही एक स्टूडेंट डीमन बन चुका था। और फिर काइगाकू हंसने लगता है और जेनित्सु को कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने उनको सुसाइड करने के लिए नहीं कहा था। और तुम क्या चाहते हो मैं ये बात सुनकर रोने लगूं तो तुम गलत फहमी में जी रहे हो, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मरे या फिर जिए। और तो और उस बुढ़े ने अपना सक्सेसर भी नहीं चुना। इसका मतलब वो बुढ़ा इतना बेवकूफ था कि वो समझ ही नहीं पाया मैं बेटर हूँ या फिर तुम। और वो हमेशा मेरी और तुम्हारी कंपेयर करते थे जबकि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और इसीलिए काइगाकू कहता है बुढ़ा नॉर्मल डेथ डिजर्व भी नहीं करता था, अच्छा हुआ कि वो तड़पते हुए मरा। और ये बात सुनते ही जेनित्सु बहुत क्रीपी तरीके से कहता है तुम एक नंबर के डरपोक हो जिसने मरने की जगह डीमन बनना तक स्वीकार कर लिया। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट पर हर मास्टर को शर्म आनी चाहिए। भले ही मुझे थंडर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म के अलावा और कोई फॉर्म यूज करना ना आता हो, लेकिन तुम्हें तो थंडर ब्रीदिंग का बेसिक फॉर्म भी नहीं आता है। तभी काइगाकू कहता है तू मुझे अपने साथ कभी भी मत जोड़ना क्योंकि मैं तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। और तभी काइगाकू थंडर ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर यूज कर देता है। काइगाकू एक डीमन बन चुका है तो वो थंडर ब्रीदिंग के साथ साथ ब्लड डीमन आर्ट को भी यूज कर सकता है। और तो और इन दोनों को कंबाइन करके अपनी स्पीड और पावर कई हद तक इंक्रीज कर सकता है। और जब काइगाकू थंडर ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म यूज करता है तभी पूरे रूम में ब्लैक कलर की लाइटिंग फैलने लगती है। लेकिन इतने पावरफुल अटैक के बाद भी जेनित्सु उसे डॉज कर लेता है। और इतना ही नहीं, इवन दो काइगाकू के गले को भी आधा काट देता है। और तभी काइगाकू की फट के हाथ में आ जाती है और काइगाकू समझ जाता है कि जेनित्सु अब एक हाशिरा लेवल पर पहुंच चुका है। और तब काइगाकू को अपने पास्ट की याद आती है जब वो अपने डीमन स्लेयर की ड्यूटी कर रहा था। और तभी उसके सामने द मोस्ट पावरफुल अपर मून वन कोकोशिबो सामने आ जाता है। और वो कोकोशिबो से रहम की भीख मांगता है और कहता है कुछ भी कर लो लेकिन मुझे छोड़ दो, क्योंकि काइगाकू के हिसाब से अगर कोई उससे ज्यादा पावरफुल हो तो उसके तलवे चाटने में कोई शर्म की बात नहीं। इसीलिए वो कोकोशिबो के सामने सरेंडर कर देता है। और फिर कोकोशिबो उसका थोड़ा ब्लड देता है और कहता है क्योंकि तुम एक ब्रेथ यूजर हो तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन बनोगे। और अगर मुजान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक अपर मून भी बन सकता है। और फिर कोकोशिबो अपना थोड़ा ब्लड देते हुए कहता है अगर इसकी एक बूंद भी नीचे गिरी तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। जिसे सुनते ही काइगाकू पूरी की पूरी ब्लड को चाट कर खा जाता है। अब काइगाकू जो कि जेनित्सु से थोड़ा डरने लगा था वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जेनित्सु के ऊपर थंडर ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म लाइटनिंग बॉल का इस्तेमाल करता है। और फिर जेनित्सु उसके अटैक को देखकर समझ जाता है कि उसने कितनी मासूमों की जान ली होगी इस पावर को अचीव करने के लिए। और काइगाकू फिर से इस्तेमाल करता है थंडर ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म हीट लाइटिंग। और जहाँ काइगाकू अपने थंडर फॉर्म का यूज कर रहा था वही जेनित्सु अपने सोच में डूबा हुआ था कि कैसे जेनित्सु और काइगाकू एक साथ ट्रेनिंग किया करते थे और कुछ गलतियां किया करते थे तो मास्टर उन पर चिल्लाया करते थे। और कैसे काइगाकू सारे मुश्किल ट्रेनिंग को कितनी आसानी से कंप्लीट किया करता था। काइगाकू जो कि जेनित्सु पर अटैक के ऊपर अटैक करे जा रहा था और बोलता है कैसा लग रहा है एक अपर मून से मार खाते हुए। लेकिन जेनित्सु इस पर कुछ कहता नहीं है क्योंकि जेनित्सु अपने ख्यालों में खोया हुआ था। लेकिन तभी काइगाकू अपना सबसे पावरफुल अटैक थंडर ब्रीदिंग सिक्स्थ फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइटिंग शावर और साथ ही साथ अपना ब्लड डीमन आर्ट को भी कंबाइन कर देता है। और जब ये अटैक जेनित्सु को लगता है तब उसकी बॉडी पूरी तरीके से कट से भर जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। और फिर ऊपर से काइगाकू चिल्लाते हुए कहता है मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था।
बट जेनेत्सु के दिमाग में अभी भी फ्लैशबैक ही चल रहा था कि कैसे मास्टर जेनेत्सु को कहते थे कि कुछ सीखो काइगाकू से। और मैं तब सोचता था मैं कभी भी एक हाशिरा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन काइगाकू एक हाशिरा जरूर बन जाएगा। वो जानता था काइगाकू उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन जेनेत्सु मन ही मन में उसके जैसा बनना चाहता था और उसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। और फिर जेनेत्सु अपने मास्टर को कहता है सॉरी, अब हम दोनों के रास्ते अलग हो रहे हैं। फिर जेनेत्सु अपने आप को संभालता है और एक दीवार पर पैर रखता है। काइगाकू ये देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। काइगाकू कुछ समझ पाता उससे पहले ही जेनेत्सु अपने थंडर ब्रीदिंग का 7th फॉर्म गॉड ऑफ लाइटनिंग यूज कर देता है और फिर काइगाकू का सर धड़ से अलग हो जाता है। ये देखकर काइगाकू कहता था ये फॉर्म मास्टर ने सिर्फ तुम्हें सिखाई थी क्योंकि मास्टर मुझसे जलते थे। लेकिन तभी जेनेत्सु कहता है थंडर ब्रीदिंग का 7th फॉर्म उसने खुद इन्वेंट किया है और जेनेत्सु हमेशा से ही चाहता था ये फॉर्म वो काइगाकू के साथ इस्तेमाल करे, ना कि उसके खिलाफ। और फिर दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं, जहाँ पर जेनेत्सु बेहोश होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ काइगाकू को यकीन ही नहीं होता है कि कोई इतना कमजोर भी उसे मार सकता है, एक अपर मून को। लेकिन तभी वो खुश भी हो जाता है क्योंकि जेनेत्सु भी उसके साथ ही नीचे गिर रहा है। लेकिन एंड मूवमेंट पर एंट्री होती है योशिरो की और वो आते ही कहता है काइगाकू को कि तुम बिना दोस्तों के हमेशा अकेले ही मरोगे। और काइगाकू के आखिरी समय पर ये सुनते ही वो पूरे शौक में चला जाता है। और फिर योशिरो जेनेत्सु को बचा लेता है, लेकिन फिर भी जेनेत्सु बेहोश होता है और जेनेत्सु की आंखें खुलती है एक हरे भरे गार्डन में, जहाँ पर रेड स्पाइडर लिली फैली हुई थी और एक रिवर के आगे उसके मास्टर खड़े हुए थे। और फिर जेनेत्सु कहता है जब काइगाकू डीमन बन रहा था तब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मैं उसके साथ नहीं था। ये सब मेरी ही गलती है कि मैं काइगाकू को डीमन बनने से बचा नहीं पाया और आपकी मौत भी हो गई। मैं हमेशा से ही आपकी तरह एक हाशिरा बनना चाहता था, लेकिन मैं कोई काम का नहीं हूँ। जेनेत्सु ये कहते ही रोने लगता है, लेकिन तभी मास्टर जिगोरो की आंखें भर आ जाती है और कहते हैं जेनेत्सु तुम मेरी खुशी हो, तुम ही मेरी ब्राइड हो। और आखिरकार जेनेत्सु की आंखें खुलती है रियल वर्ल्ड में, जहाँ पर सारे के सारे डीमन स्लेयर क्रॉप के मेंबर उसकी मदद कर रहे थे। और फिर ये बैटल खत्म हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम तांजीरो और ग्यू को देखते हैं जो कि भाग रहे थे और छोटी मोटे डीमन को मार रहे थे। लेकिन तभी अचानक से वो जगह हिलने लगती है और ग्यू कहता है तांजीरो समझ जाओ, कुछ ताकतवर हमारी तरफ आ रहा है। और ऊपर सीलिंग को तोड़ते हुए अपर मून 3 आकाशा सामने आता है और तांजीरो को देखकर कहता है लॉन्ग टाइम नो सी वीकलिंग, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि तुम जैसा कमजोर इंसान इतनी देर तक जिंदा रहेगा। और अब शुरू होने वाली है पूरी इन्फिनिटी कैसल आर्क की मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइट, आकाशा वर्सेस ग्यू और तांजीरो। सो इस पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, सो सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए बाय बाय।